Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK खुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कराए जाते हैं और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आज की जो वीडियो है हमारी, उसके लिए जो टॉपिक होने वाला है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या फंक्शन है, कैसे यूज होता है हमारी डेली लाइफ में, आज हम वो स्टडी करने वाले हैं। आप अपने जो सराउंडिंग्स में कैसे देखते हैं इलास्टिसिटी का यूज, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम अपनी डेली लाइफ में जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उनमें कुछ ना कुछ जो स्ट्रेस है किसी ना किसी टाइप में वो प्रेजेंट होती है। इसीलिए जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, किसी मटेरियल को बनाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्मेशन है, उसको हम ध्यान में रखते हैं और ये कंसीडर हमेशा करके चलते हैं कि उसके अंदर किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो वो बॉडी है वो अलग अलग स्टेजेस में से निकलेगी, अलग अलग स्टेजेस में से निकलेगी। इट मीन्स कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेस प्रेजेंट है, मीन्स फोर्स लग रही है उसके ऊपर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा कुछ ना कुछ। तो इनको हम अपने फॉलोइंग कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो उन पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम जो मेटेलिक पार्ट्स जो हम मशीनरी के यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हम उनके ऊपर जो स्ट्रेस लेके चलते हैं, उनका जो स्ट्रेस हमें पता है कि हम जो कंसिडर करके चल रहे हैं कि इसके अंदर ये स्ट्रेस प्रेजेंट हो सकता है, उस स्ट्रेस की वैल्यू को, मीन्स उसके ऊपर फोर्स हम उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो वो बॉडी है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। वो बॉडी क्या करेगी? परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। मीन्स कि वो परमानेंटली अपनी जो कन्फिग्रेशन है ओरिजिनल उसको लूज कर देगी। ये है हमारा पॉइंट। क्या? सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। हमारी जो क्रेन्स होती हैं, जो क्रेन्स हम यूज़ करते हैं हैवी लोड को लिफ्ट अप करने के लिए, हमारी जो क्रेन्स होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, उस वेट को, उस हैवी वेट को लिफ्ट अप करने के लिए जो क्रेन है, क्रेन के ऊपर हैवी मेटालिक रोप्स का हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं। तो वो जो मेटालिक रोप्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक पुली के थ्रू एक मोटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से जो वो हैवी लोड है उसको उठा सकती है। बट अगर हमारे पास जो मटेरियल यूज हो रहा है रोप्स के केस में, अगर वो मटेरियल, उसकी हम वैल्यू, उसके अंदर हम फोर्स की वैल्यू, मीन्स कि हमारा सपोज करो कि हमारे पास एक क्रेन है, उसके जो कैपेसिटी है एक वेट को उठाने के लिए वो 50 क्विंटल्स है। हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे पास एक क्रेन है, उसका जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 50 क्विंटल्स है। बट अगर हम 50 से 51 या 52 क्विंटल वेट अगर उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, उसकी लिमिट कितनी है, 50 क्विंटल्स की, उसकी लिमिट है 50 क्विंटल्स की। बट हम उसके ऊपर वेट अपलोड कर रहे हैं 55 या फिर 60 क्विंटल्स हम उसके ऊपर वेट अपलोड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसकी लिमिट से ज़्यादा हो गया। लिमिट से ज़्यादा हो गया, इट मीन्स कि वो क्या हो गया कि अपनी जो लिमिट है उसके बाहर जा रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मटेरियल होगा वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, उस रोप का जो मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो रोप टूट सकती है, वो रोप टूट सकती है। इंस्टेड ऑफ हमें जो हैवी मटेरियल है, हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी लोड उठाना है, उसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उसके ऊपर लिफ्ट अप कर देते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक क्रेन है जिसकी जो रोप्स है वो स्टील की बनी हुई है, और जो वो जो वेट है उसको 10,000 किलो वेट उसको उठाना है, उस क्रेन को 10,000 किलो वेट उठाना है। और जो इलास्टिक लिमिट है उस स्टील की कितनी है, वो 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वो अल्टीमेट क्या होगा, जो स्ट्रेस अप्लाई होगा रोप के ऊपर वो कितना होगा, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर। और ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास उसकी इलास्टिक लिमिट है कि वो इतना वेट ले सकती है। अगर हम इसके ऊपर उसके ऊपर वेट अप्लाई करेंगे तो वो क्या कर जाएगी, जो रोप है वो ब्रेक कर जाएगी और हमें हैवी नुकसान हो सकता है। सो ये है हमारा सेकंड पॉइंट।
उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम ये जो पॉइंट है हमारा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जो ब्रिजेस होते हैं उनका डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है ताकि वो बेंड ना हो सके। जो वो ब्रिज है वो बेंड ना हो सके। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से हैवी लोड जो है, हैवी लोड बोल सकते हो, हैवी ट्रैफिक जो है उसके ऊपर से पास होना है। अगर उसके अगर वो बेंड हो जाएगा हमारा ब्रिज, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। वो पुल क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो इसके लिए कर लिया कि हमारे पास एक बार है जिसकी लेंथ है हमारे पास L, इसकी ब्रेथ है B, और जो D है इसकी डेप्थ है। ये है हमारे पास बार। ये बार क्या है हमारे पास L लेंथ की है, इसकी ब्रेथ है B, और जो डेप्थ है वो है D, और इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने ले लिया कि वो Y है। अब हमने क्या किया कि इस जो ब्रिज है, ये जो हमने ब्रिज लिया है, इसके मिडल से हमने एक वेट इसके ऊपर हैंग कर दिया है। ये वेट है हमारे पास जो हमने इस ब्रिज के मिडल से इसके ऊपर हैंग किया। तो क्या हो गया, जब हमने इसके ऊपर वेट हैंग किया तो इस बार के ऊपर क्या आ गई, डिप्रेशन आ गई। ये बार क्या कर गया, अपनी जो पोजीशन थी, जो वो स्ट्रेट पोजीशन थी, उससे वो बेंड कर गया। तो इस बार के बेंड होने से क्या हुआ, इसके अंदर डिप्रेशन आई जिसको हमने डेल्टा से डिनोट किया है। और ये जो डिप्रेशन है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिप्रेशन इज इक्वल्स टू WL3। W क्या है, वेट, L क्या है, इस बार की लेंथ है, ओवर 4y है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, B है ब्रेथ, और D क्या है हमारे पास, डेप्थ है। तो ये हमारे पास जो डिप्रेशन है इस बार के अंदर आई है। मींस इतनी डिप्रेशन आई है कि वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में चेंज हो गई है। बट हमें क्या है, अगर हमारे पास डिप्रेशन होगी तो हमारा ब्रिज क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। हमें ये डिप्रेशन नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, इस डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और इन दोनों की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब ये जो केस इस टाइम हमारे सामने दिख रहा है हमें, इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, हमने ये लिया, ये सिचुएशन है हमारे पास, और इस टाइम जो सिचुएशन है हमारे पास वो है ये सिचुएशन है। और जब हमने इसके ऊपर वेट अप्लाई किया तो इसकी जो कंडीशन थी वो ये बन गई थी, ये ऐसे चेंज हो गया था बी पे जब हमने इसके ऊपर वेट हैंग किया है। बट हमें ये चीज नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चीज होगी तो वो ब्रिज क्या करेगा, वो टूट जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो हमने लिया कि L की वैल्यू को और B की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो हमें ये मिला, ये बेंड मिला। बट हमें ये बेंड नहीं चाहिए। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इस डिप्रेशन को कम करने के लिए हमने क्या किया है, एक हमने आई शेप का गर्डर यूज किया है। हमने क्या किया है, एक इस शेप का, ये क्या है, आई शेप है, इस आई शेप का हमने एक गर्डर यूज किया है ताकि ये जो हमारे पास बेंडिंग हुई थी इसे हम बोलते हैं बकलिंग। ये जो बेंडिंग हुई थी हमारे पास इसको हम बोलेंगे बकलिंग। तो इस बकलिंग को या फिर इस डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक आई शेप का गर्डर जो है ब्रिज बनाने के लिए यूज किया है, ताकि क्या हो सके, जो वेट है वो इसकी सारी पोजीशंस के ऊपर, सारी साइड्स के ऊपर पड़ सके और वो क्या हो सके, जो ब्रिज बनाया है हमने वो ज्यादा टाइम तक सके। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो क्या कहता है कि हमारे पास जो माउंटेन्स की हाइट होती है अर्थ की सरफेस पे, उसका जो एस्टिमेटेड हाइट जो है हम अर्थ के इलास्टिक बिहेवियर से पता लगा सकते हैं कि वो अर्थ जो माउंटेन है इस पोजीशन पे है और उसकी इतनी हाइट है। वो किसकी हेल्प से होता है, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। सो अब हम जो हाइट है वो कैसे मेजर करते हैं, हमने सपोज कर लिया कि अर्थ का जो माउंटेन है वहां पे प्रेशर है, और वो प्रेशर कितना होगा, हाइट रो और जी। ये एच हाइट किसकी होगी, माउंटेन की हाइट। ये है माउंटेन की डेंसिटी और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। अब हमने ये सपोज करके चल लिया, ये सपोज करके चल रहे हैं हम, जो माउंटेन का मटेरियल है, जो माउंटेन का मटेरियल है यूज हुआ है, उसकी जो डेंसिटी है वो है 3 × 10⁸
3 kg पर मीटर क्यूब। ये है वैल्यू डेंसिटी की, अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू लेके चल रहे हैं। और उस केस में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 लेके चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। स्टोन्स हैं जो माउंटेन है, उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू होगी मटेरियल की, इलास्टिक लिमिट जो होगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास उस जो माउंटेन है उसकी इलास्टिक लिमिट है। तो हमारे पास जो वैल्यूज मिलेंगी h ρg की, वो क्या होगी, जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो हमें वहां से वैल्यूज मिलेगी। वहां से हम हाइट निकाल सकते हैं किसी भी माउंटेन की, जो हमें किसकी वजह से पता चल रही है, अर्थ के इलास्टिक बिहेवियर की वजह से है। सो दिस इज आवर 4th पॉइंट। नाउ मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। जो 5th पॉइंट है हमारा वो कि एक जो होलो शाफ्ट होती है, जो हमारे पास एक होलो शाफ्ट होती है, हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर वैल्यू हमें देता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड शाफ्ट मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, कि वो सेम मटेरियल से मिलके बने हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो होलो शाफ्ट है उस केस में हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड शाफ्ट, कि जो टॉर्क है उस केस में ज़्यादा मिलता है हमें, किसके केस में, होलो शाफ्ट के केस में, एज कम्पेयर टू द जो हमारे पास सॉलिड शाफ्ट होगी सेम मटेरियल की। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये हमारे पास सारी एप्लीकेशंस थी इलास्टिसिटी की। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।